हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पर में। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने पूछा हम लोग को, उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन का यहाँ पे डिफिनेशन बताना है। चलिए इसका हम लोग आंसर जान लेते थे। इसका आंसर दिया, उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादनों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। फलनात्मक संबंध से है। उत्पादन फलन का अभिप्राय है कि एक भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादनों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। जो अन्य शब्दों में हम बोल सकते हैं कि किसी फलनात्मक फर्म के तकनीकी संबंध को बतलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हम लोग को मांग की मूल लोच की परिभाषा दे। मांग की मूल लोच की परिभाषा बताना है हम लोग को। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। जो मांग की लोच का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, जो अनुपात होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हम लोग को, उपभोक्ता का संतुलन क्या है। उपभोक्ता का संतुलन क्या है। चलिए हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर दिया है, उपभोक्ता संतुलन यह दिखलाता है कि उपभोक्ता अपनी समिति आय को दो या अधिक वस्तुओं की कितनी इकाइयों खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। जो उपभोक्ता संतुलन है वह यह दिखलाता है कि अपनी समिति को दो या दो से अधिक वस्तुओं को कितनी इकाइयों खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। सम्यूसन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है। सम्यूसन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त वस्तु को अधिकतम कर लेता है। जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त वस्तुओं को अधिकतम कर लेता है। एक उपभोक्ता, यहाँ पे उपभोक्ता का, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है और एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी व्यय पद्धति को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वह अपनी व्यवहार में तब तक परिवर्तन करना नहीं चाहता है जब तक कि वह वर्तमान परिस्थिति में ही परिवर्तन ना हो जाए। तो वह अपना परिवर्तन तब तक नहीं करना चाहता जब तक वह वर्तमान समय की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हम लोग, प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं में अंतर करें। प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं में के बीच क्या अंतर होता है सो बताना। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते थे। इसका आंसर दिया, प्रतिस्थापक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है। एक दूसरे की स्थापन वस्तु कहलाती है। एक दूसरे की स्थापन वस्तु कहलाती है। इसका अर्थ हो कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के उपयोग किया जा सकता है या उपभोग किया जा सकता है और एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। इसका उदाहरण दिया, उदाहरण चाय एवं कॉफ़ी
प्रतिस्थापक वस्तु है। जो चाय एवं कॉफी है वह प्रतिस्थापक वस्तु है। इसी प्रकार एक ही वस्तु के विभिन्न ब्रांड प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। इसी प्रकार एक ही ब्रांड के प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं, जैसे पेप्सी, स्प्राइट, कोको कला भी होता है। जैसे पेप्सी, स्प्राइट और कोको कला जो है वह एक ही ब्रांड का प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। चलिए अब हम लोग पूरक वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। तो पूरक वस्तु में क्या दिया? ये वस्तुएं जिनका उपभोग एक साथ किया जाता है। वे वस्तुएं जिनका उपभोग एक ही साथ किया जाता है अथवा एक दूसरे के अभाव में उपभोग नहीं किया जा सकता है, और इसका उपयोग एक दूसरे के अभाव में उपभोग नहीं किया जा सकता है, पूरक वस्तुएं कहलाती है। पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कार तथा पेट्रोल। कार में जब पेट्रोल ही रहेगा तब वह चलेगी, तब कार रहेगा तब पेट्रोल, और पेट्रोल रहेगा तो कार चलेगा। पेन तथा स्याही, उसी तरह पेन तथा स्याही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल तथा पैमाने के समान प्रतिफल का अर्थ बताइए। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल तथा पैमाने के समान प्रतिफल का अर्थ बताना है। चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर दिया है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो उत्पादन में उससे अधिक ही वृद्धि होगा। अगर बड़े पैमाने पर किसी स्थिति में सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन में उसी ही अनुपात में भी वृद्धि होगी या होती है। ये आंतरिक किरफातों के कारण लागू होते हैं। ये आंतरिक किरफातों के कारण ही लागू होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैमाने के समान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल में क्या आता है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करती है जिसमें यदि सभी कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। उत्पादन में उसी अनुपात में ही वृद्धि होगी। इसका अर्थ है कि उत्पादन की प्रकट की स्थिति सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन में ही भी उसी प्रकार की वृद्धि होती है या होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हम लोग को पूर्ति के नियम की व्याख्या करें। पूर्ति के नियम की व्याख्या करें। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते थे। इसका आंसर दिया पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत जितनी अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है। इसका अर्थ है कि अन्य बात में कीमत जितनी ही अधिक रहेगा पूर्ति भी उतना अधिक होती है, और जितनी कम कीमत होती है उतनी ही पूर्ति, यहाँ पूर्ति होगा, पूर्ति कम होती है। इस प्रकार पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध को बतलाता है। इस प्रकार पूर्ति का नियम तथा वस्तु की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध को बतलाता है। पूर्ति की कीमत अधिक रहने पर उत्पादक अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बाजार में वस्तु को पूर्ति बढ़ा देता है। जो अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजार में वस्तु की पूर्ति को अधिक बढ़ा देता है। कारण एक अवस्था ऐसी आती है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा कम हो जाती है। एक कारण ऐसी भी आती है कि वस्तु की अपेक्षा बाजार में कम हो जाती है। मांग में कमी होने से कीमत गिरने लगती है। जब मांग में कमी हो जाती है तो कीमत भी गिरने लगती है, जिससे समयावस्था स्थापित होने
लगती है, जिससे समयावस्था स्थापित होने लगती है। इस तरह की विपरीत क्रिया कीमत के कम रहने पर होती है। इस तरह की विपरीत क्रिया कीमत के कम रहने पर ही होती है। कीमत कम होने के कारण उत्पादक पूर्ति कम करते हैं। कीमत कम होने के कारण उत्पादक पूर्ति कम करते हैं। पूर्ति कम करके वे बाजार में कृत्रिम अनुपलब्धता लाते हैं। वे बाजार में कृत्रिम द्वारा अनुपलब्धता लाते हैं, जिससे पूर्ति की अपेक्षा मांग में वृद्धि हो जाती है। जिससे पूर्ति की अपेक्षा मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ने लगती है। मांग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ने लगती है, जिससे समयावस्था स्थापित होती है। जिससे समयावस्था स्थापित हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हम लोग को उपभोग और आय में क्या संबंध है। उपभोग और आय में क्या संबंध है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, आय तथा उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। आय तथा उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। आय के बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है। आय के बढ़ने से उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु उपभोग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में होती है। जो उपभोग में वृद्धि होती है अपेक्षाकृत कम अनुपात में वृद्धि होती है। इसे केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। इसे केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आय में वृद्धि के साथ समस्त राशियों उपभोग पर खर्चा न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की आय 100 रुपये की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति की आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो वह बढ़ी हुई सारी आय का व्यय नहीं करेगा। उसका कुछ भाग वह बचा लेगा। मान ले वह 25 रुपये बचाता है। मान लीजिए वह कितना बचाता है, 25 रुपये बचाता है। तब उसके उपभोग में 25 रुपये की वृद्धि होगी। आखिर 25 रुपया उसके पास बचा रहेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शून्य आय पर भी धनात्मक उपभोग होता है। होता है। इसका कारण यह है कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को न्यूनतम उपभोग आवश्यक करना पड़ता है। इस न्यूनतम उपभोग को समष्टि उपभोग कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हम लोग को मुद्रा संकुचन क्या है। उसका हम लोग को डिफिनेशन यहाँ बताना है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, मुद्रा संकुचन का अर्थ है कीमतों के साथ साथ मांग में भी गिरावट के कारण होता है। तो उद्योगों की लाभप्रदता को खत्म कर देता है। जो अधिक लाभ होता है उसको भी खत्म कर देता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन यह मुद्रा संकुचन नहीं है, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घटता है। उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हम लोग को आय विधि की सहायता से राष्ट्रीय उत्पादक की गणना करने में निहित चरणों का उल्लेख करें। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते थे। इसका आंसर दिया, आय विधि द्वारा जीएनपी की माप करने के लिए किसी देश में एक वर्ष में मुद्रा के रूप में उत्पादन के साधनों
को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को गणना की जाती है। दिए जाने वाले पारिश्रमिक को गणना की जाती है। इसका अर्थ है कि जो जीएनपी द्वारा माप करने के लिए जो एक वर्ष के लिए मुद्रा के रूप में उत्पादन साधन होते हैं उसे जो मजदूर या पारिश्रमिक होते हैं उसको दी जाती है। अब तो इसका फर्स्ट पॉइंट में दिया मजदूरी एवं वेतन। जो मजदूरी एवं वेतन होता है उसका क्या इसमें भूमिका होती है। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस मद में श्रमिकों तथा कर्मचारियों को दी गई मजदूरी तथा वेतन को सम्मिलित किया जाता है। इस जो मजदूरी एवं वेतन होता है इस मद में श्रमिकों एवं कर्मचारियों को जो दी गई हुई वेतन को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में दिया है लगान। जो लगान होता है उसमें क्या क्या आता है। लगान में भूमि, दुकान, मकान, कारखाना आदि के लिए दिए गए किराया तथा स्वामी की स्वयं की संपत्ति से होती है। जो लगान में होता है वह दुकान, भूमि, कारखाना या मकान दिए जाते हैं और उसका किराया स्वयं या स्वामी के संपत्ति से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में दिया है ब्याज। ब्याज जो होता है वह क्या है। इस मद में व्यक्तियों और व्यवसायों अथवा फर्मों द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। जो व्यवसाय होते हैं या व्यक्ति होते हैं और फर्मों होते हैं उससे विभिन्न स्रोतों से ब्याज प्राप्त किया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।